नमस्कार दोस्तों, फ्यूजन अपडेट में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारा संविधान है कैसे लागू हुआ, उसके पीछे क्या-क्या रीज़न रहे या किस तरीके से वो रहा। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ जो थी, राज्य की शक्ति का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करना ही जो राष्ट्र निर्माण है। प्रश्न है, भाग्यवधु के चिर परिचित भेंट से आप क्या समझते हो? 14 से 15 अगस्त की मध्यरात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा का एक मध्य रात्रि सेशन बुलाया था और उसमें भाषण दिया था। उनके इस प्रसिद्ध भाषण को ही भाग्यवधु की चिर प्रतीक्षित भेंट अथवा ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारतीय रजवाड़े जो भारत में रजवाड़े थे, जो उस समय शासन करते थे छोटे छोटे जगहों पे, भारतीय परिसंघ में शामिल करने पर सहमति पत्र था। एक तरीके से कह सकते हो एक ऐसा दस्तावेज था जिसपे आपने अगर सिग्नेचर कर दिया तो आप भारतीय जो देश है उसके राज्य के रूप में स्वीकृत कर दिए जाएंगे। तो उसी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया था उस समय। प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? तो दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के एक निर्विवाद नेता थे जो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर इन्होंने भाग लिया। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। आपने सुना होगा, आपके टीचर ने बताया भी होगा। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? द्विराष्ट्र से आप साफ साफ समझ सकते हो या देख सकते हो, द्विराष्ट्र का मतलब यहाँ पर दो राष्ट्रों से है। दो राष्ट्र सिद्धांत क्या था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत दो अलग अलग देशों में बढ़ जाएगा, जिसमें हिंदू के लिए अलग देश होगा, मुसलमान के लिए अलग देश होगा। क्योंकि आजाद हिंदुस्तान जब अंग्रेजों से पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलाकर एक ही देश होता था, हिंदुस्तान। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने मुस्लिम लीग नामक पार्टी बनाई और उन्होंने अपना नारा दिया है द्विराष्ट्र सिद्धांत का, तो मुसलमानों के लिए उन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी थी। तो हम कह सकते हैं आज अगर भारत दो भागों में विभाजित है तो वो मोहम्मद अली जिन्ना की देन है, क्योंकि द्विराष्ट्र सिद्धांत जिन्ना साहब ने ही दिया था। भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए थे उस समय? रजवाड़ों के विलय के संबंध में अगर भारत सरकार के नजरिए क्या थे इसके बारे में देखना चाहें तो आप देखिए, प्रश्न कहा जा रहा है कि रजवाड़ों के विलय में भारत सरकार का क्या नजरिया था। तो रजवाड़ों के विलय में भारत सरकार का रुख लचीला था। कुछ इलाकों में आजादी देने के लिए हम तैयार थे, जैसे जम्मू कश्मीर धारा 356 के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि अब भारत ने जो उस समय विशेष राज्य का दर्जा दिया था, तो आजादी के लगभग 70 साल बाद वो चीजें वहां से हटा ली गई हैं। अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। मोदी सरकार का भी ताजा फैसला है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के गृह मंत्री उस समय कौन थे और उन्होंने क्या भूमिका निभाई? भाई, हम में से सबको पता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके बिना भारत का एकीकरण करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जान पड़ता है। तो उस समय भारत के तत्कालीन जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 565 रजवाड़ों को उन्होंने भारत में एक कर दिया और अपनी जिम्मेदारी इतनी बखूबी निभाई कि शायद ही उनके जैसा कोई कर पाता। तो कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, ये सब भारत में विलय करने में बहुत ज्यादा कठिनाई आई। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। क्यों कश्मीर, क्यों जूनागढ़, क्यों हैदराबाद, क्यों मणिपुर भारत में नहीं मिलना चाह रहे थे? आप जानकर हैरान रह जाओगे। जूनागढ़ बीच भारत में है, हैदराबाद बीच भारत में है। ये दो राज्य फिर भी मतलब हिंदुस्तान के साथ नहीं मिलना चाह रहे थे, पाकिस्तान के साथ मिलना चाह रहे थे। जूनागढ़ ने तो रातों रात पाकिस्तान में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर कर दिए थे। तो इसके बारे में हम ज्यादा जानेंगे अगले वीडियो में। प्रश्न है, भारत जो देश था, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी?
तो दोस्तों आप सबको पता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो देश है भारत हमारा, उसके समक्ष 3 प्रमुख चुनौतियां थी जो यहाँ पे लिखी गई हैं, आप देख सकते हो। विकास की चुनौती, लंबे समय तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, इसलिए भारत में विकास हो ही नहीं पाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तेजी से भारत को आर्थिक विकास करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिससे के लिए भारत ने नियोजन को अपनाया, प्लानिंग की उसने। दूसरी चुनौती हमारे यहाँ सबसे बड़ी थी लोकतंत्र की स्थापना। भारत बहुत बड़ा देश था, इससे पहले यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, तो स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां थी, क्योंकि भारत में अधिकतर जनसंख्या अशिक्षित थी, उसे पता ही नहीं था वोटिंग क्या होती है, कैसा होता है। हम गुलाम रहे, उससे पहले राजाओं का शासन था हमारे यहाँ, तो विशेष जानकारी नहीं थी हमें, हमारे लोगों को, कि वोट कैसे करते हैं। तो इसके अलावा करोड़ों लोगों की मतदाता सूची तैयार करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी चुनौती विकास की थी, उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना थी। एकता और अखंडता की बात, क्योंकि हमारे यहाँ 565 रजवाड़ों को मिलाकर देश बना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, अनेक भाषाएं, जैव विविधता, बहुत सारी अलग अलग तरीके से जो वैचारिक मतभेद थे, इसलिए एकता और अखंडता को बना के रखना भी हमारे यहाँ किसी चुनौती से कम नहीं था। स्वतंत्रता के बाद अनेक रियासतें विलय भारत में हुआ था, परंतु भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि भारत अभी भी जाति भाषा के क्षेत्र पर बहुत सारी विभिन्नताएं थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें, क्योंकि आज भी आप देखते हो, हम देखते हैं छुआछूत है, अमीर गरीब है, हिंदू मुस्लिम का तो आज भी देख लो, दिल्ली में दंगे भड़क रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कोरोना के नाम पर मुसलमानों का नाम लिया जा रहा है, कई जगह हिंदुओं का नाम लिया जा रहा है। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ कितना मुश्किल है एकता और अखंडता को बचा के रखना। प्रश्न है, भारत की विभाजन की प्रक्रिया तथा इससे जुड़ी समस्या क्या थी। स्वतंत्रता से पहले निर्णय लिया गया था कि भारत धर्म के आधार पर विभाजित किया जाएगा। जहां पर मुसलमान ज्यादा लोग होंगे वह पाक या पाकिस्तान रहेगा, और बाकी जो क्षेत्र है वो हिंदुस्तान या भारत कहलाएगा। रियासतों का फैसला उनके शासकों पर छोड़ दिया गया था कि भाई तुम जहां चाहो वहां रहो और उसके साथ विलय करो, अथवा तुम चाहो तो अपना एक स्वतंत्र देश भी बना सकते हो। तो यह प्रक्रिया रही भारत के विभाजन की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो विभाजन के समय जो समस्याएं थी वो क्या क्या आ रही थी। तो विभाजन के समय 2 क्षेत्र ऐसे थे जहां मुसलमान की जनसंख्या अधिक थी, इसमें एक पूर्व में था तो दूसरा पश्चिम में, इसलिए 2 पाक बनाए गए, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो जिसको आप जानते हो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, वो भी पहले पाकिस्तान ही हुआ करता था। तो दूसरी समस्या यह थी कि सभी मुसलमान पाकिस्तान में जाना भी नहीं चाहते थे। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान ने पाक में शामिल होने का विरोध किया, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें पाकिस्तान के साथ शामिल ही नहीं होना है। तीसरा, विभाजन से जुड़ी तीसरी बड़ी समस्या यह थी कि पाक में बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम राज्य थे और भारत में बड़ी संख्या में मुसलमान थे। दोनों ही देशों में अल्पसंख्यक की सुरक्षा को खतरा था। यहाँ पर मुसलमानों को भारत में मारा जा सकता था, वहां पर हिंदुओं को मारा जा सकता था, या यूं कह लो माइनॉरिटी के साथ भेदभाव हो सकते थे आजादी के बाद भी। चौथा पॉइंट है यहाँ पर, विभाजन की प्रक्रिया 15 अगस्त के बाद भी चलती रही। सीमा पर रहने वालों को यह पता ही नहीं था कि भारत में है या वो पाकिस्तान में है। एक अन्य समस्या थी पांचवी, शरणार्थियों से जुड़ी हुई थी। दोनों देशों में बड़ी संख्या में लोग शरणार्थी थे जिन्हें बसाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उनके रहने का इंतजाम, उनके खाने पीने का इंतजाम करना, उनके लिए जमीन, क्योंकि दूसरे देश से आए थे। तो ये 5 समस्याएं थी जिनको दोनों देशों को बहुत तरीके से सब सुलझाना था। रजवाड़ों के विलय की समस्या क्या थी तथा भारत सरकार ने किस दृष्टिकोण को या क्या दृष्टिकोण अपनाया। प्रश्न आप समझ गए हैं, उत्तर देखते हैं। ब्रिटिश जो भारत के विभाजन
के समय 565 रजवाड़े थे, या यूं कह लो 500 छोटे छोटे राज्य थे, जिनके 565 छोटे छोटे राजा थे जो उन राज्यों पर शासन करते थे। प्रत्येक रजवाड़े के समक्ष 3 विकल्प थे। कितने विकल्प थे दोस्तों? 3। वो भारत में शामिल हो सकता था, वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकता था, या वो चाहे तो अपना स्वतंत्र रहे और अपने देश का निर्माण करे। तो हम देखते हैं रजवाड़ों की स्वतंत्रता की घोषणा सर्वप्रथम त्रावणकोर का राजा और उसके बाद हैदराबाद के निजाम साहब अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी इन्होंने। इससे विलय में बहुत ज्यादा जटिलता आ गई, क्योंकि 2 लोगों ने अपना देश बनाने का निर्णय ले लिया। हम देखते हैं अगला पॉइंट, भारत सरकार का दृष्टिकोण क्या रहा। अखंड भारत के लिए रजवाड़ों का विलय आवश्यक था, अतः यह कार्य प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। पटेल अन्य भारतीय नेताओं ने महत्वपूर्ण प्रयास किए तथा कुछ के खिलाफ सख्त रवैया भी अपनाकर उन्होंने भारतीय परिसंघ में उनको शामिल कर लिया। जिसे आप भारत देखते हो आज पहले 565 रजवाड़ों के रूप में होता था, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी प्रतिमा बनाई गई है गुजरात में, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है उनको, उन्होंने भारत को इस स्वरूप में लाया। हैदराबाद के भारत में विलय पर आप टिप्पणी कीजिए, किस तरीके से शामिल हुआ। तो हैदराबाद का भारत में विलय जब हुआ वह समय था सितंबर 1948। इस समय या इससे पूर्व हैदराबाद के निजाम का शासन था वहां पर, उसने विलय से साफ मना कर दिया था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत सरकार ने 1 वर्ष के तक निजाम से बातचीत जारी रखी। इसी बीच हैदराबाद की जनता ने निजाम का विरोध कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया वहां पर बहुत भारी संख्या में लोगों ने, जिसे रोकने के लिए निजाम ने अपने रजाकारों, निजाम के जो फोर्स थे, बल थे, उनका प्रयोग किया। परंतु भारत सरकार ने जनता की सहायता के लिए सेना भेज दी और जल्दी से जल्दी या शीघ्र निजाम की सेना ने हार मान ली और हैदराबाद इसी तरीके से आज आपको भी पता है 4 मीनार भारत का एक हिस्सा है। दोस्तों इस तरीके से हैदराबाद भी भारत में शामिल हो गया। मणिपुर के बारे में आप क्या कह सकते हो? मणिपुर भारत में विलय पर टिप्पणी कीजिए। मणिपुर भारत में विलय पर निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। मणिपुर के राजा बौद्ध चंद्र सिंह विलय पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। बदले में सरकार नद मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता का आश्वासन दिया कि भाई चलो हम तुम्हारे यहाँ आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुम अपने तरीके से शासन कर सकते हो। 1948 में मणिपुर में चुनाव कराए गए तथा विधानसभा का निर्माण हुआ। विधानसभा के कुछ सदस्यों ने विलय पर समर्थन किया, परंतु अधिकतर ने इसके विरोध में बोला, आवाज उठाई अपनी। भारत सरकार ने राजा के ऊपर संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला तथा राजा ने हस्ताक्षर कर दिए। मणिपुर भारत का विलय हो गया। तो आज आपको भी पता है समस्याएं आज भी है मणिपुर से, नागालैंड से, लेकिन उस समय मणिपुर भारत में शामिल हो गया, जो आज भारत का अभिन्न अंग है। आंध्र प्रदेश के निर्माण पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, या टिप्पणी करें प्रश्न है। तो बात है 1920 की। अंग्रेजों ने वादा किया था कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाएगा। इसलिए भारत में आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण की मांग उठने लगी। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो भारत में तेलुगु बोलने वाले ने जो लोग हैं अलग राज्य का निर्माण के लिए आंदोलन शुरू कर दिया और कांग्रेस नेता पोट्टी श्री रोमुलू भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिन तक भूख हड़ताल की और वो मर गए। उनके मरने तक भारत सरकार ने नहीं माना था उनकी मांगों को, जिससे हिंसा भड़क गई। अंत में नेहरू सरकार ने 1952 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण की घोषणा की। तो आपको पता लग गया होगा कि 1952 में एक नए राज्य का निर्माण हुआ जिसका क्या नाम था? आंध्र प्रदेश। एक पॉइंट है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें। क्या था राज्य पुनर्गठन आयोग, क्यों बनाया गया, देखते हैं। भाषा के आधार पर 14 राज्यों का निर्माण होना चाहिए। एक नए 14 राज्य बनाए जाने चाहिए थे।
जो क्षेत्र किसी भी राज्य में शामिल ना किया जा सके, उसके शासन की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? केंद्र की। तो ऐसे राज्यों को केंद्र सरकार चलाती थी उस समय। प्रश्न है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू जी जिन तर्कों का प्रयोग किया, क्या आपको लगता है कि वे केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क हैं? इनमें कोई तर्क युक्तिपारक भी है? देखिए दोस्तों, धर्म के आधार पर भारत का विभाजन के बाद यह मांग उठने लगी कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, परंतु नेहरू भारत को एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते थे। इसके लिए नेहरू जी ने निम्नलिखित तर्क दिए। नेहरू जी ने बोला कि विभाजन के बाद भी भारत में मुसलमानों की संख्या 5 से अधिक है, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। नेहरू के अनुसार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया, अतः भारत को एक धर्म का देश नहीं बनाया जा सकता, ऐसा नेहरू जी ने बोला। तीसरा पॉइंट है, नेहरू जी का तर्क था कि भारत विविधताओं वाला देश है जिसमें अनेक धर्म और वर्ग हैं, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है। मैं भी सहमत हूं। अगर आज हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं होता तो मैं शायद इतना अपने आप को खुशनसीब नहीं मानता कि हम भारत के निवासी हैं। चौथा पॉइंट है, भारत का तर्क या नेहरू जी का भारत धर्मनिरपेक्ष बनाने का तर्क यह था कि विकास के सभी धर्मों और वर्गों का सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेहरू ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने का जो तर्क दिया वह केवल भावनात्मक या नैतिक नहीं, बल्कि भारत को किसी भी धर्म का देश बनाने पर विभाजन पर खतरा उत्पन्न हो जाता, क्योंकि हम बहुत बड़े देश हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या थी। तो एक अच्छा कदम रहा नेहरू जी के द्वारा। धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े ही धैर्य से हमारा पूरा वीडियो देखा। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी परसेंटेज स्कोर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे भी और अच्छे तरीके से हम आपको समझाने या बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपसे समर्थन की उम्मीद है। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट लिखें, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम पूरा सुधार करेंगे इसमें। धन्यवाद।